हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जनरल स्टडी 360 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकारों का सीरीज चल रहा है। इसमें ये हमारा 5वां अधिकार है। इसके पिछले जो लास्ट वीडियो हमारे जो पिछले 4 अधिकार हैं उस पर बने हुए हैं। प्लीज़ आप उसे देखिएगा ज़रूर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई कुछ पूछना है तो आप ठीक है कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। फ्रेंड्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। इसमें अल्पसंख्यकों के विषय में कहा गया है। इस जो आर्टिकल दोनों आर्टिकल में 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के विषय में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनके जो हित हैं, उनकी जो सुरक्षा है, उससे उनको कैसे संरक्षण दिया जा सके, इस बारे में उनसे कहा गया। सबसे पहली बात ये कि अल्पसंख्यक होता क्या है, होते कौन है। फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जो 50% जनसंख्या से जिनकी संख्या कम होती है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। चाहे वो राज्य स्तर पे हो सकता है या पूरे भारत की जनसंख्या के आधार पे भी देखा जा सकता है। फिर इसमें एक और चीज़ देखी जा सकती है कि ये अल्पसंख्यक जो हो सकते हैं वो भाषा के आधार पे भी हो सकते हैं और धर्म के आधार पे भी हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो थे 1992 में जो स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, उसमें 5 लोग समुदाय ऐसे थे जिनको अल्पसंख्यकों को इस श्रेणी में रखा गया था। कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। लेकिन जनवरी सन 2014 में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में जैन समुदाय को भी शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे अल्पसंख्यक की श्रेणी है वो 6 समुदायों इसमें दिए गए हैं, जिसमें हमें मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए और आपके बौद्ध धर्म हो गया, पारसी और जैन। ठीक है, तो ये हमारे अल्पसंख्यक हैं। हाँ, एक और बात, जो एक धर्म के कुछ पार्ट होते हैं उनको अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसे कि अगर हिंदू धर्म में जैसे कि रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, आर्य समाज है, गायत्री समाज है, ये अल्पसंख्यक के रूप में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये इस एक ही धर्म के पार्ट हैं। क्योंकि एक ही धर्म के पार्ट हैं, इसलिए इनको अल्पसंख्यकों का जो अल्पसंख्यकों का जो इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसमें ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक जो 50% से जो कम संख्या होती है उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो फिर इसमें क्या कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को कौन कौन से संरक्षण दिए गए हैं। आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब जो भी भारत के राज्य हैं, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी चाहे किसी से भी अनुभाग से बिलोंग करता हो, वो विशेष रूप से अपनी भाषा यानी कि अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट और संस्कृति यानी कि अपने कल्चर को बनाए रखने का उसे पूरा अधिकार होगा। वो अपनी भाषा को कहीं भी बोल सकता है, वो अपनी स्क्रिप्ट को कहीं भी यूज कर सकता है अपने लिए और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को कहीं भी उसको अपने बनाए रखने के लिए पूरे भारत में उसको इस बात का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात और, अल्पसंख्यक जो शब्द है वो संविधान के कहीं भी संविधान के किसी भाग में व्याख्या उसकी नहीं की गई है। उसकी जो व्याख्या की गई है वो नागरिकों के किसी अनुभाग के रूप में की गई है। ये इसका अर्थ बहुसंख्यक भी हो सकता है, अल्पसंख्यक भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, बहुसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति का जो अधिकार है वो बहुसंख्यक को भी होगा,
बहुसंख्यक भी इस अधिकार का प्रयोग करेगा भी अपनी भाषा को, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये विशेष रूप से ये अल्पसंख्यकों पे ही इसको ज़्यादातर वरीयता इसको दी गई है कि अल्पसंख्यक इसके संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसकी वरीयता इसमें दी गई है अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इस जो भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पे उनको अपना अधिकार होगा कि वो कैसे अपने इस भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर को कैसे बनाए रखे। ठीक है, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है राज्य द्वारा पोषित, यानी कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य जिसपे पूरा खर्च करता है, राज्य के खर्चे पे कोई भी संस्थान हो, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, या कोई प्राइवेट सेक्टर का हो जो राज्य को हेल्प किया हो, ऐसे प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा पोषित जिस संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर राज्य पूरा पैसा, जैसे कोई सरकारी संस्थान है, ठीक है, सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो, चाहे प्राइवेट कॉलेज जिसपे जैसे हाफ गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं, जिससे कि जिसमें कुछ जो पैसे होते हैं वो प्राइवेट सरकार लगाता है, कुछ प्राइवेट संस्था लगाती है। तो उस तरह का अगर कोई शिक्षण संस्थान है या पूरी तरह से सरकार पैसे लगाकर कोई शिक्षण संस्थान खोलता है, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें सभी व्यक्तियों, बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार, एडमिशन लेने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। इसी के आधार पे एक केस आया था, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम राजम 1951 में। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से कि मद्रास में एक मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी 1927 में। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था और उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। तो उसके द्वारा मद्रास में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, जैसे मेडिकल से रिलेटेड या कोई भी नौकरी की संस्थाएं जो भी हैं, उसमें कुछ आरक्षण दिए गए थे और आरक्षक कुछ जो भी रहे हों उस समय उनके आरक्षण दिए गए थे। उस आरक्षण के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये जो आरक्षण है वो सही नहीं है, ये आरक्षण जो है आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन करता है। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 29 में 2 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के नाम पे कोई भेदभाव किया ही नहीं जाएगा, मतलब भेदभाव कोई होगा ही नहीं, सभी को अधिकार मिलेगा। तो इस आधार पे इसको कहा गया कि इसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, और ये आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन है। तो इस तरह से उसको ख़त्म किया गया। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 1951 के इस केस के बाद ही भारतीय संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब देख, इस तरह से आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में कोई भी नागरिक हो, अपने विशेष भाषा, जो लिपि है, उसकी स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उसको बनाए रखने का उसे पूरा अधिकार है। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि हमें किसी भी शिक्षण संस्थान जो कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जिसमें गवर्नमेंट उस पर हेल्प करता है, वैसे शिक्षण संस्थानों में, ऐसे इंस्टीट्यूट में किसी भी नागरिकों को, किसी भी सिटीजन्स को मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पे उन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 30 अब क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल जो 30 है वो ये कहता है, ये तो व्यक्ति के विषय में बात कही गई है, इसमें नागरिकों के बारे में कहा गया है। ठीक है, और इसमें समूह के बारे में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 31 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो कोई भी अपनी रुचि अनुसार अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उसका प्रशासन चला सकता है, उसकी प्रबंधन का व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 31 में ये कहा गया है। आर्टिकल 31 के ए में ये कहा गया है,
आर्टिकल 31(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यक के अधिकारों को न तो रोकेगा और न ही निरस्त करेगा। अब यहाँ पे स्टेट इस बात का ध्यान रखेगा कि जो भी वो कोई ऐसा कानून बनाता है कि जो संपत्ति से रिलेटेड है, वैसे कानून में ये ध्यान रखेगा कि राज्य को पूरी तरह से इस बात पर ध्यान रखेगा कि अल्पसंख्यक का कहीं उस पर नुकसान न हो, कि अल्पसंख्यकों को कोई जो उनको संरक्षण इस अधिकार के तहत दिया गया है वो उसका उल्लंघन न कहीं हो। इसलिए राज्य को भी ये अधिकार दिया है कि वो कहीं भी कोई भी संपत्ति से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा तो इस बात का वो ध्यान रखेगा कि अल्पसंख्यक के हितों को कहीं उल्लंघन ना हो। ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित स्थानों में भेद नहीं करेगा। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य जो सहायता आर्थिक रूप से या पैसे की जो मदद करेगा किसी भी शिक्षण संस्थानों में, वो किसी में भी मतभेद नहीं करेगा, वो सभी को एक बराबर, सभी धर्म के सभी शिक्षण संस्थानों को एक बराबर हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ये नहीं कि किसी अल्पसंख्यक इसको ज़्यादा कर दिया, बहुसंख्यक को कम किया, बहुसंख्यक ज़्यादा कर, ऐसा नहीं करेगा। वो एक बराबर सभी को भी एक बराबर शिक्षण संस्थानों में एक साथ उसको पेमेंट करेगा, उसका सहायता करेगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। एक केस आया था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, अभी 2020 में इसका हुआ है फैसला, अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका फैसला आया है। ये रिलेटेड था नीट एग्जाम से। एक्चुअल में फ्रेंड्स बात ये थी कि क्रिश्चियन कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज बेलूर में था, वो क्या करता था कि अपना नीट का जो इंट्रेंस एग्जाम था वो अपना खुद का कॉलेज उसका कराता था। ठीक है। मेडिकल जो टेस्ट होता था, नीट का नहीं, वो मेडिकल टेस्ट इंट्रेंस एग्जाम जो होता था वो खुद कराता था, कॉलेज कराता था। पहले ऐसा था भी कि स्टेट अपना कराते थे और सेंट्रल लेवल पे एक अलग से होता था, लेकिन सबको हटा करके एक नीट एग्जाम की व्यवस्था की गई। जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे वो नीट एग्जाम इंट्रेंस फाइट करेंगे और तब मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में जाएंगे। ठीक है। तो इस एग्जाम के तहत इस कॉलेज ने याचिका की थी कि ये हमारे आर्टिकल 31 का उल्लंघन है, क्योंकि हमें अधिकार मिला है कि अपनी संस्थाओं की स्थापना करें, हम अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला और प्रशासन की अधिकार का मिला है, तो हमें अपने कॉलेज का इंट्रेंस एग्जाम कराने का पूरा अधिकार है और ये हमारे इस अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो बच्चे निकल के आएंगे वो आगे चल के इस समाज के बहुत बड़े उत्तरदायी तो देंगे अपने। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर जो हम जिसको भगवान कहते हैं वो हम सबकी ज़िंदगी बचाता है, और ऐसा ना हो कि इसमें कहीं ऐसा भेदभाव हो कि किसी अयोग्य बच्चे को शामिल कर लिया जाए और आगे चल के वो एक अच्छा डॉक्टर न बने तो लोगों की जान के साथ खतरा हो सकता है। ठीक है। एक मानवता के लिए, एक लोक हित के लिए, और जहाँ एक समाज की बात आती है, उसके हित की बात आती है, वहाँ पे ये कहना कि इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, नहीं, ये अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए अब कोई भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं या कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, वो सभी जो भी बच्चे मेडिकल एग्जाम्स देंगे वो नीट के थ्रू आएंगे। एक नीट का एग्जाम होगा और उसके थ्रू आएंगे, भले राज्य और कॉलेज अपना अलग से काउंसलिंग करा सकता है। तो ये अभी हाल ही में 2020 में अभी ये आया है निर्णय। ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब आर्टिकल 30 में ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा की शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाने का उसे पूरा अधिकार है। और भी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन उससे इस बात से नहीं रोका जा सकता। जैसे कोई बच्चा अगर मुस्लिम है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे ये नहीं रोका जा सकता कि वो उर्दू न सीखे, उसे अपनी भाषा सीखने का उसे पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय उसे उर्दू भी सिखा सकता है और वो इंग्लिश भी सीख सकता है। तो इस तरह का उसे अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक जो संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। सबसे पहला संस्था तो ये होता है आर्थिक एवं मान्यता देने वाले संस्था, जिसे राज्य द्वारा वो संस्थाएं होती है जिसमें आर्थिक और मान्यता दोनों राज्य देता है। ठीक है। दूसरी तरह की संस्था ये होती है कि जिसमें राज्य से मान्यता तो मिलता है लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती।
कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिसे राज्य द्वारा मान्यता तो मिलता है लेकिन आर्थिक सहायता उन्हें प्राप्त नहीं होती है। और तीसरा ऐसा संस्था होती है जो राज्य से मान्यता एवं आर्थिक सहायता दोनों ही नहीं लेते हैं, वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की उनकी संस्थाएं होती हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो अल्पसंख्यकों के हितों के, उनके वर्गों के संरक्षण के लिए ये उन्हें अधिकार दिया गया है। इसमें शैक्षिक संस्थानों के स्थापना एवं प्रशासन संबंधी जो उनको अधिकार मिले हैं, जो अल्प वर्ग को जो अधिकार मिले हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं फ्रेंड्स? उनमें 4 अधिकार ऐसे हैं जिनको अल्पसंख्यकों को दिया गया है। पहला तो दिया गया संचालक मंडल चुनने का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो अपनी संस्थाओं का स्थापना करेगा वो अपने संचालन मंडल का खुद चुनाव कर सकता है कि उसे कैसे मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी है और मैनेजमेंट हमारा कितना स्ट्रांग होगा कि हमारी इस इंस्टीट्यूट को अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, उन्हें शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार होगा। वो अपने किसी भी शिक्षक और कर्मचारियों का, प्रधानाध्यापकों का, प्रिंसिपल्स का, कोई भी उसके जो क्लर्क हैं उनके सारे लोगों का वो नियुक्ति करने का उनको अधिकार उस मैनेजमेंट को प्राप्त होता है, वो अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त होता है जिन्होंने संस्था खोली है। और इतना ही नहीं, अगर वो कार्य अच्छे ढंग से न कर रहे हों तो उनके विरुद्ध उनको नौकरी से निकालने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा है अपनी पसंद के योग्य विद्यार्थियों को चुनने और शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि अपनी पसंद के योग्य विद्यार्थियों को, मतलब जो एंट्रेंस वो कराते हैं तो उसमें वो कुछ सीटें रिजर्व भी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें अधिकार है। और उनका जो शुल्क, जो भी उनका फीस का जो स्ट्रक्चर होगा वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनका फीस का स्ट्रक्चर उनके इंस्टीट्यूट का क्या होगा, वो इनको ये भी अधिकार दिए गए हैं। अपनी संपत्ति को संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। उनको अपनी संपत्ति जो अपने उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टी है वो अपने इंस्टीट्यूट के हित के लिए उसके यूज कर सकते हैं, वो उनको ये भी अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड, इस तरह से अल्पसंख्यकों को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं जिससे कि उनका विकास हो सके। और ये अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया, ये इसलिए दिया गया है कि वो अल्पसंख्यक विकास करके उस बहुसंख्यक के बराबर में आ जाए, जिससे उनको अपने आप को कहीं भी असुरक्षित न महसूस कर सके। भारत के संविधान द्वारा यह अधिकार इसीलिए दिया गया कि वो अपने आप को इस देश के अंदर असुरक्षित न महसूस कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे ये आर्टिकल 29 और 29 एंड 30 ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।